चिश्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज एक सोच ये भी थी कि दोनों अतराफ से एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जिसके दौरान दोनों अपनी अपनी दिफाई सलाहियत में, जाहिर सी बात है दोनों ने जो लॉसेस लिए हैं उसको रीबिल्ड करना होगा। ईरान ने बहुत सारे जो अपने जो चीज़ें हैं उनको दोबारा रिकैलकुलेट करना है। अमेरिका ने अपने बहरी बीड़े मूव करने हैं, अपनी तमाम जो पीछे से उनकी कुमक है उसको पहुंचाना है। अभी जो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं मिलिटरीली, जो ईरान की सलाहियत के बारे में भी तखमीने खुद अमेरिका के अंदर से लगाए जा रहे हैं, इन दावों में कितनी हकीकत नजर आ रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो जंग पहले 40 दिन हुई थी उसमें क्लियर कट विक्टर कोई भी नहीं था। अगर होता तो जाहिर है डिप्लोमेट्स लाइक सरदार साहब बैठे इस तरह के कमेंट करते कि किसने फेवरेबल अपने लिए किया। मिलिट्री होती ही यही है बुनियादी तौर पर कि आप डिप्लोमेट्स को हेल्प करते हैं जंग अपने हक में मोड़ के कि वो बेहतर नेगोशिएट कर पाए। अपनी अपनी न्यू फाउंड लीवरेजेस थे, अपने न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस दोनों ने देखे। ईरान ने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद करके, जंग को रीजनलाइज करके, इजराइल तक अपनी रीच दिखाकर। और ये न्यू फाउंड लीवरेज जो थी, ईरान चाहता था कि इमोशनली बैक्ड पूरी कौम है, जो हमने देखा मिलियंस ऑफ लोग जनाजे पर भी आए, अब वो चाहता है कि वो मैनिफेस्ट हो। दूसरी तरफ अमेरिका है, जाहिर है, और वो चाहता है कि मैं अभी भी सुपर पावर हूँ। 43 जहाज मेरे तबाह हुए हैं लेकिन मेरे पास अभी भी 6,500 जहाज हैं, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी मेरे पास हैं। तो अमेरिकन के जो अभी ट्रुप्स भी तकरीबन 50,000 इस खित्ते के अंदर मौजूद है। और जो दुनिया में तकरीबन 192 ममालिक हैं, उसमें से 140 ममालिक मारिया साहिबा ऐसे हैं जिनकी फौज की तादाद 50,000 या उससे कम है। इसका मतलब है इक्वलेंट टू 140 कंट्रीज इंडिविजुअली उसके बराबर या उससे ज्यादा फोर्स अमेरिकन अभी भी मौजूद है। अब फ्यूल ऐड करें नेतन्याहू फैक्टर। नेतन्याहू के लिए ये जो अमन हुआ था, चाहे वो वक्ती तौर पर हुआ था, वो सुइसाइडल और एथिस्टेशनल थ्रेट था, उसके लिए पेनफुल नहीं था, उससे कहीं आगे ज्यादा कैटेगरी थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जाहिर है चाहते हैं, इलेक्शन सर पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आखिरी करना चाहूंगा इसके ऊपर कि शायद ईरानियों को ये एहसास है कि ओवर लास्ट अबाउट फ्यू डिकेड्स ऐसा कोई सदर जो इतना कॉम्प्रोमाइज और इतना ज्यादा कमजोर निस्बतन कोई नहीं उनको मिलेगा, जिसने 8 महीनों में 2 दफा हमला किया, दोनों दफा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए। दुनिया ब्लेम कर रही है उन्हीं को। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके पास इलेक्शन का प्रेशर है। ऐड करें डाइवर्जेंस जो इजराइल और अमेरिका के दरमियान इस वक्त है, तो ईरान को ये लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर सिचुएशन ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं मिलेगी उसको। इसलिए शायद वो एस्केलेट भी करना चाहते हैं। और आपने देखा जो जनाजे के ऊपर उनको ऑब्लिगेशन लगी कि लोगों को जो गुस्सा है, आमतौर पर जो जंग लड़ी जाती है वो स्ट्रैटेजी होती है, मिलिट्री फ्रंट पे लगती है, लोग इमोशनली साथ देते हैं, उसमें सैड, एंगर और रिवेंज एलिमेंट बहुत कम होता है। अब आपने देखा कि ये बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन ईरानी हुकूमत पर और लीडरशिप पर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों ऑप्टिकली नहीं कर रहे, लेडर ऑफ एस्केलेशन रोजाना प्रूव करते हैं कि मेरे हाथ में है। ईरान कहता है मैं इतने अड्डों तक पहुंच जाऊंगा और पहुंच के दिखा रहा है। अमेरिका कहता है मैं पानी और दूसरों पर हमले करने शुरू करूंगा। यानी लेडर ऑफ एस्केलेशन का मुकाबला हो रहा है कि किसके पास बेहतर चाबी है, कौन ज्यादा मैनिफेस्ट कर पा रहा है। आने वाले वक्तों में डिपेंड करेगा कि दोनों कूल डाउन कितना करते हैं, बिकॉज जितना मर्जी ऑप्टिकल कर ले, एट द एंड ऑफ द डे फिर उनको डी एस्केलेट करके उसी मुज़ाकरात पर बैठना होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जो भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों तरफ की थी, वो इससे ज्यादा मच इक्वेशन ज्यादा बदलेगी नहीं। चिश्ती साहब, सूरत हाल ये है कि जब पहली मर्तबा हमने देखा सीज फायर हुआ, पॉज हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, तो दुनिया की तरफ से अमेरिका काफी हद तक और इसराइल काफी हद तक आइसोलेशन के अंदर थे। अब जो रीसेंट एस्केलेशन हुई उसमें हम देख रहे हैं कि दोबारा जो नैरेटिव है उसमें तब्दीली आ रही है। अमेरिका को कदरे हम देखें तो आलमी तौर पे लोग जो ममालिक है उनका झुकाव बढ़ा है। फिर जाहिर सी बात है जब आप मिडिल ईस्ट पे अटैक करेंगे तो भी जो नैरेटिव है सेट होना, उस पर फर्क पड़ेगा। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोच भी है कि भाई शायद ओवर प्ले किया जा रहा है अपना हैंड ईरान की जानिब से? जी आप देखिए, जो पहला राउंड हुआ था उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी ईरान को ज्यादा हासिल थी, और उसको ये भी जस्टिफाइड उसने किया और लोगों को साबित किया दुनिया को कि मेरे क्योंकि मुल्क पर इन्हीं एयर बेसिस और नेवल बेसिस से हमले हो रहे हैं तो मैं हक बजाने क्योंकि मैं 10,000 मील दूर पहुंच नहीं सकता। और इसराइल 1600 किलोमीटर है, उसके पास वेपन्स की लिमिटेशन थी, तो उसने कहा जहां से भी वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेट हो रही है वो मेरे लिए लेजिटिमेट है।
اور ظاہر ہے اوفینڈ بھی کیا اس نے عرب ممالک کو. ایک نیو فاؤنڈ انفلوئنس ضرور اس کو ملا جو ظاہر ہے آئل کی شکل میں تھا کہ جاپان ہے, کوریا ہے, انڈیا نے, انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے ایران سے ڈائریکٹ امریکن انفلوئنس سے نکل کے. لیکن شاید وہ مس ریڈ کر رہا تھا اس وقت میرا خیال ہے ایران کے ہمارے جو اسٹیٹ آف ہارمز جس مینیفیسٹیشن سے اور جتنا افیکٹو اس نے مینٹین کیا ہے میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہوں. امریکہ نے خود اپنے آپ کو جنگ سے پہلے اس کیونکہ آئسولیٹ کر لیا تھا, کینیڈا کو ناراض کیا, اس کو 51st اسٹیٹ کہہ دیا, نیٹو کو, یورپین یونین کو, روس اور یوکرین کو آپ کو پتا ہے, انڈیا کو ناراض کیا. تو یہ تمام ایلیمنٹ سے ایک ایلیمنٹ آف آئسولیشن ریلیٹو ٹرم میں امریکن پریزیڈنٹ پہلے ہی فیس کر رہے تھے. وہ ویکیوم فل ہونا ہوا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی جو جی سی سی کے ممالک کا جو سیز فائر ہوا تھا, ایران کو چاہیے تھا کہ یہ برج کرے گیپ تاکہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے اور جو ڈسکمفرٹ ہوا ہے اور جو obviously ایک جتنا زیادہ خوف ایران پیدا کرے گا ان جی سی سی ممالک میں, موسٹلی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کنفرنٹ کریں, تو وہ کس کو کانٹیکٹ کریں گے؟ وہ امریکہ کو واپس انوائٹ کریں گے. اگر وہ کسی وقت ڈبل مائنڈڈ تھے, ڈومیسٹک پریشر یا اس پریشر ایران کی طرف سے پریشر کی وجہ سے کہ امریکہ کو گڈ بائی کریں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس میں ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے امریکہ کو واپس انگیج کرنے کے. اور جب امریکہ کو واپس انگیج کریں گے تو وہ ظاہر انڈائریکٹلی اسرائیل بھی انگیج اسی خطے میں ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ آئیڈیل ٹائم تھا کہ ایران اس کو برج کرتا گیپ تاکہ ایک کمفرٹ لیول ہوتا, تاکہ وہ یہ ملک امریکہ کو کہتے کہ وہ یہاں سے خطے سے نکل جائے, ہم بہتر مینج کر پائیں گے. لیکن اگر اس طرح کے حملے ہوتے رہے اور جس طرح انگزائٹی کریٹ ہوئی ہے سعودی عرب میں بھی, کویت میں بھی, قطر میں بھی, تو وہ نہیں چاہیں گے. اور اب واٹر ڈیسیلینیشن کا ہو گیا, میرا آخری لفظ یہ ہے, جو امریکہ نے اگر کیمپین شروع کر دی واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس پر, تو ریٹیلیشن کے لیے ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں, صرف اس لیے جو 716 واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ along the اومان کوسٹ جو مڈل ایسٹ پورے کو پانی دیتے ہیں, یہ ان پر حملے شروع کر دیے. ان کے بجلی گھر وہیں لگے ہوئے ہیں. اور اس سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صرف یو اے ای کے پاس تقریباً 40 دن کا واٹر سٹوریج ہے. سعودی عرب, کویت, قطر, ان کے پاس 3 سے 7 دن تک واٹر سٹوریج ہے. امیجن کریں کہ جنگ کس طرف چلی جائے گی. بہت شکریہ دونوں حضرات.